Hello everyone, I am Pramod Kumar Yadav and in this video I will discuss about the TI plasmid based vector। तो जो प्लांट के केस में हम जो डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ TI प्लाज्मिड, तो उसी के बारे में उसका जो है पूरा मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में देखेंगे। इससे जो है CSIR जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको जो लोग हर एग्ज़ाम में आपको 1 to 2 क्वेश्चन जो है पार्ट बी और सी मिला के आपको जो है आगे सारे एग्ज़ाम में आता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इतना यदि आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा इसी वीडियो से। देखिए, पहले हम बात करें जो TI प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर होता है, ये होता क्या, क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट के केस में जो हम कोई क्लोनिंग करते हैं तो उसमें वहाँ जो है आपको जो पर्टिकुलर जो प्लाज्मिड यूज किया जाता है वो होता है TI प्लाज्मिड। और कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का आप नाम सुने होंगे, वहाँ भी जो होता है वो इसी के हेल्प से किया जाता है। अब देखिए, अब हम नॉर्मली बात करेंगे वेक्टर फॉर प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल के लिए जो कुछ वेक्टर जो होते हैं माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं। तो इसमें जो मेजर होता है, मेजर में यदि हम प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर की बात करें तो इसमें जो आपको TI प्लाज्मिड मिलेगा। TI प्लाज्मिड क्या होता है, TI प्लाज्मिड जो एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया होता है, इसी के अंदर जो होता है वो पाया जाता है TI प्लाज्मिड। और दूसरा होता है RI प्लाज्मिड। RI प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में। तो नॉर्मली जो प्लांट के केस में दो TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड के माध्यम से जो है DNA को ट्रांसफ़र करते हैं। और प्लांट के केस में आपको जो वायरस बेस्ड मिलेगा, ये जो है बहुत अनकॉमन होता है, काफ़ी कॉमन प्रोसेस नहीं है। यहाँ जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के माध्यम जो पर्टिकुलर डिजीज काज होती है वो होता है क्राउन गाल डिजीज। कौन सा होता है, क्राउन गाल डिजीज। और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के हेल्प से जो भी डिजीज काज होती है उसे कहते हैं हेयरी रूट डिजीज। तो आप इन दोनों डिजीज़ के जो है आप डायरेक्ट माइंड में रखिए, क्योंकि कई बार CSIR पार्ट बी में इसी तरह डायरेक्ट पूछा जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस कौन सा डिजीज काज करता है और राइजोजीन्स जो है कौन सा डिजीज काज करता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ट्यूमीफेसियंस और राइजोजीन्स का, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है वो जो पर्टिकुलर क्राउन गाल डिजीज काज करता है, और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है ये जो होता है हेयरी रूट डिजीज काज करता है। और अब हम बात करेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के बारे में। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्या होता है पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम एक एक से इसका जो है आपको फंक्शनल पार्ट पर लेके चलेंगे। तो नॉर्मली जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होता है यह एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये एक सॉयल बैक्टीरिया है जो आपको सॉयल में पाया जाता है। और इसके द्वारा जो पर्टिकुलर डिजीज काज की जाती है उसे कहते हैं क्राउन गाल डिजीज। और यह क्राउन गाल डिजीज इन डाइकाट प्लांट्स में काज करता है। क्योंकि डाइकाट प्लांट्स में क्यों करता है, मोनोकाट में क्यों नहीं करता है, क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मोनोकाट देखिए, जैसे ये सपोज दैट कोई प्लांट है और किसी कारणवश इस प्लांट में जो होता है वो कट लग जाए, किसी कारणवश यहाँ जो कट लग जाता है, तो जब एक कट लगता है तो यहाँ से एक फिनोलिक कंपाउंड सिक्रीट होता है जिसको हम एसिटोसिरिंजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटोसिरिंजोन बोलते हैं। एसिटोसिरिंजोन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एसिटोसिरिंजोन बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो फिनोलिक कंपाउंड होता है एसिटोसिरिंजोन, ये सिर्फ डाइकाट प्लांट्स में ही जो है सिक्रीट होता है, डाइकाट प्लांट्स द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। इसीलिए जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस क्राउन गाल डिजीज काज करता है इसमें डाइकाट प्लांट्स, मोनोकाट में नहीं करता, क्योंकि मोनोकाट से पर्टिकुलर सिक्रीट नहीं किया जाता है। अभी हम डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। और जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है इसमें जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आप बैक्टीरिया सुने ना, जैसे सपोज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया, तो इसमें अपना इसका खुद का एक क्रोमोजोम होता है और इसमें एक TI प्लाज्मिड पाया जाता है, TI प्लाज्मिड। तो इसी TI प्लाज्मिड में एक tDNA होता है, उसी के माध्यम से हम सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। तो जो प्लाज्मिड होता है, समझिए, इसमें जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड होता है उसे TI प्लाज्मिड बोलते हैं। और उसका जो प्लाज्मिड होता है, जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम में, इसका जो साइज होता है मोर देन 200 kb किलो बेस पेयर पाया जाता है। और एक लार्ज कैटेगरी में जो है इसको हम लार्ज कैटेगरी मानते हैं, क्योंकि स्मॉल कैटेगरी लार्ज कैटेगरी दो होते हैं। तो यहाँ जो TI प्लाज्मिड होता है वो लार्ज कैटेगरी के अंतर्गत आता है, और इसी में आपको जो है tDNA देखने को मिलता है।
अब हमें टीडीएनए के आसपास जो मूव करना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ जो पर्टिकुलर टीडीएनए होता है, तो टीडीएनए क्या होता है समझिए। अब हम बात करेंगे आपको टीडीएनए के बारे में। तो सपोज दैट ये पूरा जो है ये टीआई प्लाज्मिड हम लिए हैं, ये जो पूरा है टीआई प्लाज्मिड बैक्टीरिया से हमने टीआई प्लाज्मिड निकाल लिया, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि टीआई प्लाज्मिड पर्टिकुलर क्या होता है। देखिए टीआई प्लाज्मिड आपको देखने को मिलेगा वर्जीन्स। टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, वर्जीन्स, जिसे हम विरुलेंस जीन बोलते हैं। इन सबका हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ जो वराइसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है, और एक जीन होता है जो ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन, इसके द्वारा जो है ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। और यहाँ जो पर्टिकुलर टीडीएनए होता है, देखिए यही जो पर्टिकुलर टीडीएनए है, टीडीएनए, और यह टीडीएनए जो होता है लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर के भी जो है बीच में होता है। यहाँ जो राइट बॉर्डर सीक्वेंस है और यह जो है वो लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस है, तो इन्हीं के बीच में जो आपको टीडीएनए पाया जाता है। तो यह एक स्ट्रक्चरल फीचर है टीडीएनए के। इसमें क्या पाया जाता है, वर्जीन्स पाए जाते हैं, ओराइसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है, ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन होता है, और इन बिटवीन राइट बॉर्डर सीक्वेंस एंड लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस आपको टीडीएनए मिलेगा। तो आप ये सारे पार्ट्स याद रखिए, कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसमें जो कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, पार्ट्स पाए जाते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएनए की। यहाँ जो पर्टिकुलर हम टीडीएनए बताइए आप, ये पर्टिकुलर टीडीएनए, अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से ये जो पार्ट पूरा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए टीडीएनए क्या होता है, यदि हम टीडीएनए के साइज़ की बात करें तो आपको 15 to 30 kb इसकी साइज़ होती है, किलो बेस पेयर। और ये जो होता है 25 बेस पेयर इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट्स होता है, डायरेक्ट रिपीट बॉर्डर सीक्वेंसेस, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस और सिस एक्टिंग होता है। देखिए ये जो टीडीएनए को समझिए, यहाँ इम्परफेक्ट कहने का मतलब होता है डायरेक्ट रिपीट। आप लोग जानते हैं ना, जैसे पर्टिकुलर समझिए कोई एक स्ट्रैंड है डीएनए, समझिए कोई स्ट्रैंड, जैसे आपको यहाँ कोई हम सपोज दैट 4 बेस पेयर हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए टी सी जी 4 बेस पेयर। यदि आगे इसी चारों बेस पेयर का रिपीट पाया जाता है आपको ए टी सी जी ए टी सी जी ए टी सी जी, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिपीट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिपीट। और इम्परफेक्ट मतलब मालिकुलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, यहाँ काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आप इतने माइंड में रखिए, जो टीडीएनए होता है उसकी साइज़ 15 to 30 kb किलो बेस पेयर होता है, और ये जो होता है 25 बेस पेयर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट को आप ध्यान में रखिए, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आइए हम हटा के परफेक्ट लिख दीजिए, आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, तो वहाँ आप ध्यान में रखिएगा 25 बेस पेयर इम्परफेक्ट डायरेक्ट रिपीट बॉर्डर सीक्वेंस होता है। और ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंस के जो होता है वो बीच पाया जाता है, और ये सिस एक्टिंग होता है। सिस एक्टिंग ट्रांस एक्टिंग के बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। और यहाँ जो पर्टिकुलर बॉर्डर सीक्वेंस है नॉट ट्रांसफर इंटैक्ट टू प्लांट जीनोम, यहाँ जो हम आपको ये बताएं राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर, जैसे ये जो हम बताएं हैं लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस है, राइट बॉर्डर सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है जो प्लांट में ट्रांसफर नहीं होते हैं। बॉर्डर सीक्वेंस है नॉट ट्रांसफर इंटैक्ट टू द प्लांट जीनोम, प्लांट जीनोम में ट्रांसफर नहीं होते हैं। इनका काम सिर्फ जो होता है ट्रांसफ़र में हेल्प करना होता है, ट्रांसफ़र खुद नहीं होते हैं। इसके बाद टीडीएनए समझिए, इसके बाद टीडीएनए क्या करता है, कैरी फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स में कौन कौन हार्मोन कैरी करता है, ऑक्जीन और साइटोकाइंस एंड ओपाइंस। ओपाइंस में होता है नोपालाइन, एक्टोपाइन, एग्रोपाइन। ये सबको ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेटेड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये सब क्या होता है, जो फाइटो हार्मोन ऑक्जीन और साइटोकाइंस और ओपाइंस जो होता है, ये ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेटेड ओनली इन प्लांट सेल। जब ये प्लांट सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं तब वहाँ से जो है इनका एक्सप्रेशन शुरू होता है। इनका काम क्या है, फंक्शन हम अभी बताएंगे ऑक्सीन साइटोकाइन का। यदि इनको हम रिमूव कर दें, क्या करें, यही फाइटो हार्मोन्स और ओपाइंस के जीन को टीडीएनए समझिए जो हम बताएं टीडीएनए के अंदर ही होते हैं। ये वाला हम जो पार्ट बताएं, ये जो टीडीएनए का पार्ट है इसी के अंदर ही होते हैं ये फाइटो हार्मोन्स और ओपाइंस के जीन। और ये कहाँ इनका ट्रांसक्राइब होते हैं, ये होते हैं प्लांट सेल के अंदर। यदि हम इनको रिमूव कर दें, इफ़ रिमूव देन कॉल्ड डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। यदि हम इन्हीं फाइटो हार्मोन और ओपाइंस के जीन को यदि हम निकाल दें टीडीएनए से, तो इन्हीं को बोलते हैं डिसआर्म्ड प्लाज्मिड, क्योंकि इनका प्लांट सेल में ट्रांसक्राइब होने के बाद जो फंक्शन होता है, यदि हम लेबोरेटरी कंडीशन में जो है इनको डेवलप करवा के ट्रांसफॉर्मेशन करवाते तो वहाँ इनकी जो आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारा जो टारगेट डीएनए होता है हम इन्हीं के यहाँ जो है इंसर्ट करवा के ट्रांसफेक्ट करवाते हैं प्लांट सेल में। देखिए
जो बार्टर सीक्वेंसेस आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र प्रोसेस। जो बार्टर सीक्वेंसेस होते हैं वो ट्रांसफ़र के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और पर्टिकुलर जो राइट बार्टर सीक्वेंसेस आर नेसेसरी फॉर ट्रांसफ़र, बट जो राइट बार्टर सीक्वेंस होता है, दो होते हैं ना, एक लेफ्ट बार्डर होता है और एक राइट बार्डर होता है। तो यहाँ जो राइट बार्डर सीक्वेंसेस पर्टिकुलर है वो ट्रांसफ़र के प्रोसेस के लिए जो होता है क्या होता है, नेसेसरी होता है। नेसेसरी ट्रांसफ़र एंड इंटीग्रेशन इनटू प्लांट जीनोम में ट्रांसफ़र और इंटीग्रेशन में जो होता है उसके लिए इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है, इसको वहाँ रहना ज़रूरी होता है। यदि अब इनको जो राइट बार्डर सीक्वेंस समझिए, यदि देखिए पहले तो समझिए इनका रोल क्या है। इनका रहना राइट बार्डर सीक्वेंस बहुत नेसेसरी होता है कि जो टीडीएनए ट्रांसफ़र हो और इंटीग्रेट करे। समझिए ट्रांसफ़र हो और इंटीग्रेट करे। यदि सपोज दैट आप राइट बार्डर सीक्वेंसेस को रिमूव कर दीजिए, तब क्या होगा, राइट बार्डर सीक्वेंस रिमूव और डिलीट, आप इसको रिमूव कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए टीडीएनए से, तो क्या होगा, एबोलिश आर हाल्ट टीडीएनए ट्रांसफ़र। उस समय कंडीशन में क्या होगा, आपको डेवलप होगी जो टीडीएनए होता है उसका जो ट्रांसफ़र रुक जाएगा, टीडीएनए ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसको आप माइंड में रखिएगा, कभी यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है वहाँ एक पेज लिख के लास्ट में ही पूछ देगा राइट बार्डर सीक्वेंस को हम डिलीट कर दें तो क्या होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। राइट बार्डर सीक्वेंस जो होता है वो ट्रांसफ़र और इंटीग्रेशन के लिए नेसेसरी होता है। यदि आप उसको उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, उसको रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं, तो उस केस में आपको जो है टीडीएनए का ट्रांसफ़र जो है नहीं हो पाएगा। देखिए अब नियर द राइट बार्डर सीक्वेंसेस जो हम आपको टीडीएनए बताएं, जो प्लाज्मिड जो टीडीएनए यहाँ क्या था, लेफ्ट बार्डर है और ये जो है राइट बार्डर है, राइट बार्डर सीक्वेंसेस, और ये क्या है, ये मत सपोज दैट टीडीएनए। तो जो राइट बार्डर सीक्वेंस होता है, समझिए राइट बार्डर सीक्वेंस जो होता है इसके नज़दीक, राइट बार्डर सीक्वेंस के नज़दीक एक आपको ओवर ड्राइव सीक्वेंस मिलता है। अब ओवर ड्राइव सीक्वेंस का क्या काम होता है समझिए, ओवर ड्राइव सीक्वेंस इज प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इफिशिएंट डीएनए ट्रांसफ़र। ओवर ड्राइव सीक्वेंस जो पाया जाता है नियर द राइट बार्डर सीक्वेंस, उसका काम होता है इफिशिएंटली डीएनए का ट्रांसफ़र करवा सके। इफिशिएंटली मतलब और अच्छे से जो है टीडीएनए का ट्रांसफ़र हो सकता है। यह माइंड में रखिएगा कि ये जो ओवर ड्राइव सीक्वेंस होता है वो राइट बार्डर के नियर होता है, न कि लेफ्ट बार्डर। क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे देगा लेफ्ट बार्डर सीक्वेंसेस के नियर जो आपको ओवर ड्राइव होता है या राइट बार्डर। तो जो ओवर ड्राइव सीक्वेंसेस होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट डीएनए ट्रांसफ़र, उसका रोल होता है वह जो होता है वो राइट बार्डर की जो है करीब पाया जाता है। और राइट बार्डर सीक्वेंस का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ टीडीएनए, टीडीएनए के ट्रांसफ़र में होता है। फिर इसका काम होता है इंटीग्रेशन विथ हास्ट, हास्ट के साथ इंटीग्रेशन करना, और सिस एक्टिंग होता है। देखिए सिस एक्टिंग ट्रांस एक्टिंग दो चीज़ होता है, आप समझिए होता क्या हम बता रहे हैं। देखिए जैसे सपोज दैट यहाँ एक जीन है, समझिए ये एक जीन है, जीन के द्वारा कोई प्रोटीन बना, कोई प्रोटीन बना और वह प्रोटीन बन के उसी पर्टिकुलर जीन को रेगुलेट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सिस एक्टिंग। क्या बोलते हैं, सिस एक्टिंग। यदि इसी जीन के द्वारा जो बना हुआ प्रोटीन है यह किसी दूसरे जीन को जो है रेगुलेट करता है तो उसको कहते हैं हम ट्रांस एक्टिंग। जैसे किसी दूसरे जीन को एक्टिवेट करता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांस एक्टिंग। अब समझ में आया सबको। सिस एक्टिंग मतलब कोई सेम जीन्स के द्वारा कोई प्रोटीन बना और उस प्रोटीन जो उसी सेम जीन को रेगुलेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं सिस एक्टिंग। और यदि किसी डिफरेंट जीन को डिफरेंट लोकस पर जाके रेगुलेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग। तो यहाँ जो राइट बार्डर सीक्वेंस है उसका फंक्शन सिस एक्टिंग, क्योंकि ये टीडीएनए के साथ ही है, ये टीडीएनए को ही कर रहा है, न कि यहाँ से किसी अनदर जीन को जाके वो वहाँ जो हेल्प कर रहा है। तो राइट बार्डर सीक्वेंस है उसका मतलब समझ में आ गया सबको। ट्रांसफ़र ऑफ टीडीएनए, इंटीग्रेशन विथ हास्ट करवाता है, और इसका रोल जो होता है वो सिस एक्टिंग होता है। आपको यही एक एक रोल जो होता है आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में। आप सारी वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप देखिएगा आप जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया आप सारे को जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए, अब देखिए जो हम ऑक्सिन और साइटोकाइंस की आपको वहाँ बताए थे कि जो ऑक्सिन और साइटोकाइंस, टीडीएनए में ऑक्सिन साइटोकाइंस का भी जीन होता है। देखिए वो ऑक्सिन साइटोकाइंस का जीन का रोल क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जैसे समझिए जैसे कोई बैक्टीरिया होता है, जब प्लांट में कट लग जाता है, हम आपको बताए थे जब प्लांट में कट लगता है तो वहाँ क्या करेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है,
जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा यहाँ, तो इन्फेक्ट करने के बाद जब इन्फेक्ट कर लेता है तो ऑक्सिन और साइटोकाइंस का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। वो क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जो ऑक्सिन और साइटोकाइन है उनका रोल होता है प्रोलिफरेशन ऑफ वुंड सेल इनटू गाल ट्यूमर। यहाँ जो कट लगा प्लांट में वहाँ को है क्या होता है, वुंड सेल फार्मेशन, मतलब गाल जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं, ट्यूमर फार्मेशन में हेल्प करता है ऑक्सिन साइटोकाइन ग्रोथ करवा के, प्रोलिफरेट करवा के प्लांट सेल को। इसीलिए जो होता है जब बैक्टीरिया इंटर करेगा तुरंत जो होता है ऑक्सिन और साइटोकाइंस का प्रोडक्शन जो है तुरंत वो इंक्रीज करता है। जैसे ऑक्सिन साइटोकाइंस आएंगे वहाँ जो गाल डेवलप हो जाएगा, ट्यूमर या गाल डेवलप हो जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया अपना जो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है और हार्बर करके रखता है, हार्बर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो समझ में आया ऑक्सिन और साइटोकाइंस का। देखिए ये हम नेचुरल कंडीशन बता रहे हैं। यदि आप पर्टिकुलर प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवा रहे हैं तब तो आपको वहाँ ट्यूमर डेवलप करवाने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब ट्यूमर डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, जो टीडीएनए, पर्टिकुलर जो टीडीएनए है, समझिए यह मान लीजिए टीडीएनएस, जो टीडीएनए, तो टीडीएनएस क्या करेंगे आप, जो पर्टिकुलर रीजन में ऑक्सिन और साइटोकाइंस के जो जीन है जो रेगुलेट हो रहा है, इसको आप क्या करिए, इसको जो आप कट करके निकाल दीजिए और यहाँ जो आप जो अपना टारगेट जीन क्या होता है, अपना टारगेट जीन जो होता है उसको इंसर्ट करवा दीजिए। जैसे आप जब किसी प्लांट सेल में इंसर्ट करवाएं कोई टारगेट जीन, तो आपके दिमाग में होगा, आप हो सकता है प्लांट की यील्ड जो है कोई आप जीन आइडेंटिफाई किए, आपको क्या होता है आइडेंटिफाई कर लिए, आपको पता चला कि नहीं उस जीन यदि पर्टिकुलर प्लांट में इंसर्ट कर दे तो प्लांट से में जो उसकी यील्ड जो बढ़ जाएगी, तो आपको उसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। तो आप टीडीएनएस ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो वहाँ ऑक्सिन और साइटोकाइंस के जीन को क्या करिए, आप यहाँ से रिमूव करवाइए और उसी रीजन पे इसको जो इंसर्ट करवा दीजिए। जब इंसर्ट करवा देंगे तब जो टीडीएनए ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ आपको टारगेट डीएनए भी लेके प्लांट में जाएगा। तो हम यहाँ यही काम करते हैं, ऑक्सिन साइटोकाइंस जो है और ओपाइंस के स्थान पर हम अपना टारगेट डीएनए जो है इंसर्ट करते हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के द्वारा वही जो टीडीएनए जब ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ हमारा जो टारगेट जीन होता है वो पहुँच जाता प्लांट में। अब देखिए, और जो ओपाइंस की बात कर रहे हैं, ओपाइंस क्या होता है समझिए। ओपाइंस कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड प्लस कीटो एसिड आर अमीनो एसिड प्लस शुगर होता है। दोनों माइंड में रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। ओपाइन क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड एंड कीटो एसिड आर अमीनो एसिड प्लस शुगर, इन दोनों को जो होता है ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और इसका रोल क्या है समझिए, रोल क्या है, यूज्ड एज ए कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स एंड कैटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया। यह जो होता है, ये जो इनके ओपाइन का जो प्रोडक्शन होता है तो इसको जो है बैक्टीरिया यूज करता है एज ए कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स। क्या करता है, कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर जो है बैक्टीरिया इनको जो है यूज करता है, इसीलिए जो ओपाइंस जीन होते हैं। अब देखिए ये जो ओपाइंस होते हैं तो ओपाइंस में भी आपको जो डिफरेंट टाइप के ओपाइंस मिलते हैं, इसमें भी आप देखेंगे नोपालाइन, एक्टोपाइन और एग्रोपाइन। और इन्हीं के बेस पे नोपालाइन, एक्टोपाइन, एग्रोपाइन के बेस पे ही प्लाज्मिड का जो नामकरण किया गया है। जब नोपालाइन रहेगा तो आपको नोपालाइन प्लाज्मिड बोलेंगे, जब एक्टोपाइन रहेगा तो एक्टोपाइन प्लाज्मिड बोलेंगे, और जो एग्रोपाइन रहेगा तो आप एग्रोपाइन प्लाज्मिड बोल सकते हैं उसे। अब आइए इसके फंक्शनल पार्ट पर। फंक्शनल पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जीन्स रिक्वायर्ड फॉर टीडीएनए ट्रांसफ़र। जो टीडीएनए ट्रांसफ़र के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है हम उनको एक एक करके साथ ही दोनों लेके चलेंगे, मैकेनिज्म बताएंगे और उसी के साथ साथ जीन का रोल भी बताएंगे, तो दोनों जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले होता क्या, ट्रांसफ़र एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीएनए टीडीएनए इनटू प्लांट जीनोम मीडिएटेड बाय विरुलेंस जीन। जो टीडीएनए का ट्रांसफ़र और इंटीग्रेशन होता है प्लांट सेल में, वो जो होता है एक पर्टिकुलर जीन्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स जिसे विरुलेंस जीन या वर जीन्स जो होते हैं उनके द्वारा जो रेगुलेट किया जाता है, और ये ट्रांस एक्टिंग होते हैं। ट्रांस एक्टिंग मतलब अपने लिए भी काम करते हैं और दूसरों के लिए भी रेगुलेट करते हैं, अपने और दूसरों को भी, डिफरेंट को भी रेगुलेट करते हैं, तो इसलिए इनको ट्रांस एक्टिंग बोलते हैं। देखिए ये जो पर्टिकुलर यहाँ वर जीन्स को हम बता रहे हैं, वर जीन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल ओपेरान्स एंड द प्लाज्मिड। देखिए वर जीन्स जो होते हैं ये जो सेवरल ओपेरान में होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे ओपेरान का, एक पर्टिकुलर ओपेरान के अंतर्गत, जैसे सपोज दैट यह एक पर्टिकुलर ओपेरान है,
मान लीजिए वर ए ओपेरान, इसके अंदर आप वर ए की जो है एक कापी पाई जाती है, वर ए जीन की एक कापी। और इसी तरह जो मान लीजिए सपोज दैट यह बी वर बी ओपेरान है, तो इसमें जो है बी का आपको 11 कापी पाया जाएगा। कितना कापी पाया जाएगा? यह आपको ये जो 11 कापी पाया जाएगा। तो इसी तरह एग्जाम में तो पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो वर ए ओपेरान में वर ए का 1 कापी पाया जाता है, वर बी में 11 कापी पाया जाता है, वर सी का 2 कापी होता है, वर डी का 4 कापी होता है, और वर ई का 2 कापी होता है, वर एफ का 1 कापी, वर जी का 1 कापी, और वर एस का जो है अभी तक जो है डिफाइन नहीं हो पाया कि इसका कितना कापी पाया जाता है। तो ये जो सर्टेन वर जीन्स है जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ कापी पाई जाती है, तो इनको कापी को भी नंबर में कुछ भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वाले तो याद ही रखिएगा, वर बी में सबसे जो है ज़्यादा पाए जाते हैं 11 जीन्स, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब इनका क्या है, जो विरुलेंस जीन है, विरुलेंस जीन नॉट ट्रांसफर्ड विथ TDNA बट ओनली मीडिएट ट्रांसफ़र। हम आपको बताया था ना जब हम TI प्लाज्मिड के बारे में बताए थे, तो यहाँ देखिए लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस है ये, और ये राइट बॉर्डर सीक्वेंस था, और यहाँ हम आपको बताए थे जो विरुलेंस जीन जो कुछ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, विरुलेंस जीन, जिसे हम वर जीन्स बोलते हैं। और यह वर जीन्स, देखिए वर जीन्स का मेन रोल क्या होता है, ये ट्रांसफ़र को मीडिएट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। ये अपने खुद को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, ये अपने खुद ट्रांसफ़र नहीं होते TDNA के साथ, बल्कि TDNA के जो है हेल्प करते हैं ट्रांसफ़र के लिए। और देखिए यहाँ जो हम बात करेंगे, वर ए और वर जी 2 मेन जीन्स होते हैं, इनका एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिवली होता है। कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब देखिए, जैसे जो सिस्टम होता है, सिस्टम में यदि कोई जीन है, सपोज देन ये ए जीन है, और इसका जो एक्सप्रेशन हमेशा हो रहा है, हमेशा मतलब 24/7 इनका एक्सप्रेशन हमेशा चल रहा है, कभी बंद नहीं होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो वर ए और वर जी जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब हमेशा फंक्शन करते हैं। और होता क्या, इनके द्वारा जो वर ए और वर जी प्रोटीन बनती है रेगुलेट ऑल अदर जीन्स। इनके अलावा भी वर एच तक हम बताए थे ना, वर एच तक बताए हम आपको। तो यहाँ जो पर्टिकुलर ए और जी के द्वारा जो पर्टिकुलर प्रोटीन बन रही हैं, ए प्रोटीन मिल के सारे जीन अनदर जो रिमेनिंग जीन है सबको जो रेगुलेट करते हैं। ये बात समझिएगा, वर ए और वर जी प्रोटीन जो होता है, ये वर ए और वर जी प्रोटीन मिल के सारे जीन को रेगुलेट करती है। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है वर ए और वर जी से। इसको ध्यान में रखिएगा कि TDNA ट्रांसफ़र का प्रोसेस वर ए और वर जी से जो है स्टार्ट होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार CSIR में। देखिए, वर ए एंड वर जी जीन्स वर्क एज ए 2 कंपोनेंट सिस्टम। ये 2 कंपोनेंट सिस्टम की तरह वर्क करता है। आप सुने होंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम में एक सेंसर होता है, एक सेंसर होता है, और एक जो है रिस्पांस रेगुलेटर होता है। यह जो है यह सेंसर है, यह सेंसर है, और यह जो है रिस्पांस, यह जो है रिस्पांस रेगुलेटर है। तो सेंसर में क्या होता है, सेंसर में हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है। इसमें क्या होती है, हिस्टिडीन काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है, और जो रिस्पांस रेगुलेटर में एस्पार्टेट एक्टिविटी पाई जाती है। तो यह जो, इसको याद रखिएगा, अभी हम बता रहे हैं वर ए और वर जी जीन्स जो था 2 कंपोनेंट सिस्टम पर वर्क करता है। देखिए अब आगे आइए, अब आइए वर ए प्रोटीन, हम एक एक करके डिस्कस करें। वर ए प्रोटीन क्या होता है, यह एक स्पान बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एक्ट लाइक रिसेप्टर फॉर सर्टेन फिनोलिक कंपाउंड्स एस्टोसिरिंजोन। देखिए ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे जो होता है, वर ए अपना एक रिसेप्टर बनाता है। रिसेप्टर समझिए, वर ए क्या रिसेप्टर बनाता है, और ये करता क्या है, जो प्लांट है, प्लांट से जो एसिटोसिरिंजोन हम बताए थे, फिनोलिक कंपाउंड जो होता है, जब प्लांट्स पे कट लग जाता है तो सिक्रीट होता है। वो एसिटोसिरिंजोन जो होता है सेंस किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा, और किस पर्टिकुलर प्रोटीन जीन के प्रोडक्ट द्वारा किया जाता है, जो वर ए जीन होता है, वर ए जीन के द्वारा वर ए प्रोटीन बनता है, और वर ए प्रोटीन जो होता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, वही जो सेंस करती एसिटोसिरिंजोन को। और इसमें रिसेप्टर काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है, हिस्टिडीन एक्टिविटी होती है। हम बताए थे ना सेंसर का काम करता है, तो सेंसर में जो होता है हिस्टिडीन एक्टिविटी पाई जाती है, और यहाँ हिस्टिडीन जो हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है उसका जो ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है हिस्टिडीन रेजिड्यू का।
सेंसर काइन एक सेंसर होता है, एक होता है रिस्पांस रेगुलेटर। तो सेंसर में ऑलवेज ये उसका नेचुरल फीचर है कि आपको हिस्टिडीन एक्टिविटी पाई जाती है। हिस्टिडीन यहाँ ऑटो फास्फोराइलेट होगा। अब देखिए, अब तो एसिटोसिरिंजोन मिल गया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया सेंस कर लिया। एसिटोसिरिंजोन जैसे बैक्टीरिया को मिला, बैक्टीरिया को तुरंत समझ में आ गया, अच्छा यहाँ कोई डाइकार्प प्लांट है जहाँ से एसिटोसिरिंजोन आ रहा है। तुरंत बैक्टीरिया के माइंड में बात आएगी, तुरंत बैक्टीरिया वहाँ फिर एसिटोसिरिंजोन के माध्यम से सेंस करते ही वहाँ पहुँचने लगेंगे जहाँ प्लांट में कट लगा है। अब देखिए अब क्या होगा, अब आता है वर जी का काम। वर ए सेंस कर लिया, वर ए सेंस किया, हिस्टिडीन जो एक्टिवेट हो गया। अब क्या आएगा, वर जी का रोल है एक्ट एज ए रेस्पॉन्स रेगुलेटर फॉर वर ए प्रोटीन। यह जो वर ए प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्स रेगुलेटर की तरह काम करता है। रेस्पॉन्स रेगुलेटर मतलब वर ए जो है एक्टिवेट हो गया, उसका फंक्शन आ गया। वो क्या किया, हिस्टिडीन 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 पर जो है यहाँ ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो चुका है। क्या हुआ, एसिटोसिरिंजोन सेंस किया, हिस्टिडीन ये जो है इसकी सेंसर एक्टिविटी एक्टिवेट हो चुकी है, हिस्टिडीन रेजिड्यू पर ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो चुका है। अब वर जी क्या है, रेस्पॉन्स रेगुलेटर है। तो रेस्पॉन्स रेगुलेटर था, और इसके बाद इसका एक अनदर रोल है एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर फॉर ऑल अदर जीन्स। जब वर जी एक्टिवेट होगा तब ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर की तरह काम करता है अनदर जीन के लिए। और इसमें होता क्या, बाइंड टू ए स्पेसिफिक 12 बेस पेयर। समझिए यहाँ एक मिनट, यहाँ आने से पहले समझिए, ये जो रिस्पांस रेगुलेटर काम करेगा तो एक्टिवेट होगा ना। अब ये एक्टिवेट कैसे होगा, एक्टिवेट ऐसे होता है, देखिए रिस्पांस रेगुलेटर हम बताए थे एस्पार्टेट रेजिड्यू पाया जाता है। अब क्या करेगा, ये जो फास्फेट है ये चला जाएगा एस्पार्टेट के पास। जब एस्पार्टेट के पास जाएगा तो एस्पार्टेट फास्फोराइलेट हो जाएगा। जब एस्पार्टेट फास्फोराइलेट होगा तब इसका मतलब जो वर्जी प्रोटीन है जिसको हम रिस्पांस रेगुलेटर बोल रहे हैं वो एक्टिवेट हो चुका है। क्या हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। कैसे एक्टिवेट हुआ, जो हिस्टिडीन ऑटोफॉस्फोराइलेट हुआ वही फास्फेट जो यहाँ ट्रांसफर हुआ और सेंस रिस्पांस रेगुलेटर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। कैसे करता है, देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर है, ये अब एक्टिवेट हो चुका है। वर्जी प्रोटीन, वर्जी जीन्स जो एक्टिवेट हो चुका है, इससे वर्जी प्रोटीन जो है बन रही हैं। अब क्या करेंगे, जब वर्जी प्रोटीन का प्रोडक्शन चालू हो गया तो अब ये क्या करेंगे वर्जी प्रोटीन, समझिए अब क्या करेंगे वर्जी प्रोटीन, बाइंड टू ए स्पेसिफिक 12 बेस पेयर डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड वर्बाक्स। और जो बाकी हम बताए थे, बाकी टीडीएन ये जो होता है वर्जीन्स जो होते हैं, वर्जीन्स में बाकी वर्जीन्स में एक वर्बाक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्बाक्स, जिसे हम कहते हैं वर्बाक्स पाया जाता है। तो यह जो वर्जी प्रोटीन है, वर्जी प्रोटीन क्या करेगा, वो वर्बाक्स से जाके बाइंड करता है। जैसे वर्बाक्स से बाइंड करेगा तो वर्बाक्स क्या करता है, एक इन्हेंसर एलिमेंट की तरह काम करता है। जैसे वर्जी प्रोटीन बाइंड करेगी इन्हेंसर एलिमेंट काम, इन्हेंसर एलिमेंट की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, सारे जीन जो भी हैं सारे जीन को एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। सारे जीन को अपने स्तर पर जैसे एक्टिवेट हुआ सबको एक्टिवेट कर दिया। क्या हुआ, फाउंड इन प्रोमोटर्स ऑफ वर ए बी सी डी एंड ई, सारे ओपेरान को जो है एक्टिवेट कर दिया। सारे जीन का रेगुलेशन स्टार्ट हो चुका है, सारे जीन का जो सारे जीन के द्वारा प्रोटीन बनना स्टार्ट हो चुका है। अप रेगुलेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल ओपेरांस, मतलब सारे ओपेरांस को एक्टिवेट कर दिया। सारे ओपेरांस एक्टिवेट हुए तो सारे ओपेरांस के अंदर जितने जीन्स पाए जाते हैं सारे जीन्स एक्टिव हो चुके हैं। सारे जीन्स के द्वारा प्रोटीन बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया सबको। देखिए अब हम जो आगे का मैकेनिज्म है इसका हम साथ ही दोनों डिस्कस करेंगे। हम मैकेनिज्म भी बताएंगे, इसके साथ यहाँ जो पर्टिकुलर सारे रोल आएंगे जीन के उनके भी बताएंगे। देखिए हम स्टार्ट करते उंड प्लांट सेल से। उंड प्लांट सेल आपको याद आया, प्लांट पर कट लगा, वहाँ बैक्टीरिया जा चुका है और वो क्या किया, वहाँ उंड मतलब ट्यूमर बना चुका है। तो हुआ क्या, वो कैसे हुआ, उंड प्लांट सेल जो हुई तो वो क्या की, पहले रिलीज की एसिटोसिरिंजोन रिलीज की। अब एसिटोसिरिंजोन हम क्या बताए थे, वर ए द्वारा सेंस किया जाता है। वर ए बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पे होता है और उसमें आपको हिस्टिडीन एक्टिविटी पाई जाती है क्योंकि वो सेंसर काइनेज होता है। तो यहाँ जो हिस्टिडीन का ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है। जब ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो इसी फास्फेट का ट्रांसफ़र आपको वर्जी पे होता है। वर्जी रिसेप्टर जो रिस्पांस रेगुलेटर की तरह काम करता था, वर्जी क्या करेगा, फिर यहाँ वर्जी भी एक्टिवेट हो गया।
जब फास्फेट आया था, ये फास्फेट आके अटैच कहाँ हुआ, एस्पार्टेट रेजिड्यू पर। एस्पार्टेट रेजिड्यू पर जैसे बाइंड किया, ये वर्जी जीन्स जो है एक्टिवेट कर गया और अपना काम शुरू कर दिया। अब क्या किया है, इसका काम स्टार्ट कैसे हुआ, प्रोडक्ट ऑफ वर्जी, यहाँ जो वर्जी के द्वारा जितने प्रोटीन्स बने क्या करें, एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर रिमेनिंग जीन्स। हम बताए थे ना सारी जीन के लिए जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा। करता क्या, वही जो 12 बेस पेयर डीएनए सीक्वेंस से ओवर बॉक्स में बाइंड करता है और सारे जीन्स को जितने भी है सारे जीन्स को जो है ये एक्टिवेट करता है। सारे जीन्स का अप रेगुलेशन आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अब जब सब स्टार्ट हो चुके हैं तो अब होता क्या है, देखिए एक्टिवेशन ऑफ वर जीन्स इनिशिएट कैस्केड ऑफ इवेंट्स। यहाँ एक से ज़्यादा इवेंट जो है एक के बाद एक ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कैस्केड इवेंट कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब सारे जीन एक्टिवेट हो गए तब क्या होगा, देखिए सम वर प्रोटीन्स जनरेट ए लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए। देखिए जो हम बताया तो वो टीडीएनए डबल स्टैंडर्ड था ना, देखिए डबल स्टैंडर्ड था, जो टीडीएनए था हम बताए थे आपको वो डबल स्टैंडर्ड था। अब होगा क्या, देखिए पहले जब एक्टिवेट हुआ तो पहले तो टीडीएनए को अलग करना पड़ेगा यहाँ से ना, क्योंकि टीडीएनए को ट्रांसफ़र करना तो इसको कट करना पड़ेगा। तो इसको कट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इंडोन्यूक्लियस की, क्योंकि ये सर्कुलर प्लाज्मिड है तो आपको इंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो पर्टिकुलर इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो होता है वर्ल्ड D1 प्रोटीन। वर्ल्ड D1 में इंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, इसके अलावा वर्ल्ड D2 इसमें भी होता है। तो वर्ल्ड D1 वर्ल्ड D2 की एक एक्टिविटी होती है इंडोन्यूक्लियस, जिसके द्वारा टीडीएनए को कट कर दिया जाता है। टीडीएनए कट हुआ, अब क्या होगा, टीडीएनए कट हो चुका है, बाहर आ गया। अब इसके बाद देखिए अब वर्ल्ड D2 का नेक्स्ट रोल क्या है, वर्ल्ड D2 अटैच हो जाता है, मतलब बाइंड कर जाता है 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए वाया टायरोसिन रेजिड्यू। जब इसमें हो गया तो इसमें दो स्ट्रैंड आ गया ना, एक जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है, तो ये जो 5 प्राइम स्टैंड है यहाँ क्या किया, D2 अपने आप को बाइंड कर लिया। बाइंड किसके वाया किया, टायरोसिन रेजिड्यू यहाँ रहेगा उसके द्वारा जो बाइंड कर लिया। ये बाइंड क्यों करता है, इसका रोल अभी हम बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। वर्ड D1 का क्या रोल था, इंडोन्यूक्लियस कट किया। वर्ड D2 का भी इंडोन्यूक्लियस है। वर्ड D2 का दूसरा रोल क्या है, 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए जो टीडीएनए उसके 5 प्राइम एंड पे जो है वो बाइंड कर गया। अब देखिए क्या होगा, जब बाइंड करते हैं निक्ड डीएनए इज देन डिस्प्लेस्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम फ्रॉम द प्लाज्मिड। इसके बाद प्लाज्मिड जब कट हो गया तो प्लाज्मिड से डिस्प्लेस कर दिया गया, प्रोड्यूसिंग सिंगल स्टैंडर्ड टीडीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड जो टीडीएनए जो है अब आ चुका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, यहाँ आपको जो है D2 बाइंड किया है ऑलरेडी। अब देखिए अब यहाँ D2 क्यों बाइंड किया है, D2 जो 5 प्राइम एंड पर बाइंड किया तो उसका तो कोई काम होगा ना। अब बिना मतलब का तो कोई प्रोटीन कहीं बाइंड करेगी नहीं, तो सबका अपना काम होता है, बिना फंक्शन के काम का कोई बाइंड नहीं करता। तो इसका देखिए क्या रोल है, D2 का अब दूसरा रोल क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियेज। ये क्या करता है, D2 बाइंड किए रहता है, एक्सोन्यूक्लियस से बचाता है। आपको पता है ना, एक्सोन्यूक्लियस इंड से कट करता है, या तो 5 प्राइम्स करेगा 3 प्राइम्स, तो क्या करेगा एक्सोन्यूक्लियस से बचाता है, कोई पर्टिकुलर एक्सोन्यूक्लियस आके कट न कर दे टीडीएनए को, पहला काम। अब दूसरा काम क्या है इसका, डिस्टिंग्विश द 5 प्राइम एंड एज लीडिंग एंड ऑफ द टीडीएनए कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग ट्रांसफर। और दूसरा काम है कि ए एज ए लीडिंग स्ट्रैंड जो है आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब डीएनए टीडीएनए ए इधर से ही ट्रांसफ़र होगा एज ए लीडिंग स्ट्रैंड के तौर पर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे टीडीएनए कट हो गया तो जब मतलब इधर आपको बता दिया गया D2 बाइंड किया, तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे जब D2 बाइंड किया तो यही D2 ही पहले एंटर करेगा। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए अब आगे चलिए, अब आता है एक अनेदर देखिए टीडीएनए सिंगल स्टैंड हो चुका। अब यहाँ आता है एक अनेदर प्रोटीन का रोल जिसे कहते हैं WRE2। WRE2 होता है कोटेड बाई WRE2, मतलब एक कोटिंग का रोल करता है। जो A5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डीएनए है यहाँ D2 बाइंड किया, ये क्या करेगा, ये कोट करने का काम करता है। ये डीएनए को जो टीडीएनए है इसको कोट करता है। WRE2 सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये जो है उसको कोट कर देता है। और WRE2 देखिए WRE2 कोटिंग प्रोटेक्ट टीडीएनए अगेंस्ट न्यूक्लियस। ये कोटिंग क्यों करता है,
देखिए कोई भी सिस्टम में काम होता सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। जब वर E2 इसको कोट कर रहा है तो कोई मतलब होगा ना, बिना मतलब के तो कोटिंग करेगा नहीं। तो इसमें होता क्या है, ये जो न्यूक्लियस से बचाने के लिए कि न्यूक्लियस कोई डिग्रेड न कर दे, इसे कट न कर दे, तो इसके लिए जो होता है वर E2 जो है आके बाइंड किया रहता है इससे। अब देखिए इसमें होता क्या है, सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। वर E2 के एक अनदर फंक्शन है सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक है, इसको कोई सीक्वेंस नहीं चाहिए पर्टिकुलर, हाँ इसी सीक्वेंस बाइंड करेगा ये नहीं। अब देखिए क्या होता, अब होगा वर E2 टारगेट्स द tDNA टू प्लांट सेल न्यूक्लियस। अब यही वर E2 जो टारगेट करेगा, वर E2 बाइंड करेगा, अब यही जो है लेके जाएगा कहाँ, लेके जाएगा प्लांट सेल न्यूक्लियस में। देखिए वर E2 जब प्लांट सेल न्यूक्लियस में लेके जा रहा था, समझिए क्यों जा रहा, कोई ऐसा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जरूर होगा जिसके माध्यम से ये जाएगा लेके। समझिए जब ये न्यूक्लियस में जा रहा प्लांट सेल में, देखिए अब इसका अनदर रोल आ गया ना, वर E2 एंड वर D2 हैविंग न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये जो वर E2 होता है और वर D2 जो 5 प्राइम इन बाइंड किया है और वर E2 जो पूरा कोट किया है, इन दोनों के अंतर्गत न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। यह जो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल बताता है कि इन डीएनए को कहाँ लेके जाना है, तब ये जो इन्हीं के माध्यम से जो है ये न्यूक्लियस में लेके जाते हैं। जब न्यूक्लियस में लेके चले गए तो अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए पोलर प्रोसेस इनिशिएट एट राइट बॉर्डर एंड टर्मिनेट एट लेफ्ट बॉर्डर। पोलर प्रोसेस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि राइट बॉर्डर से जो होता है शुरू होता है और लेफ्ट बॉर्डर पर ख़त्म हो जाता है ना। इसी को तो पोलर नहीं बोलते, ऐसा नहीं कभी लेफ्ट बॉर्डर से चला गया तो कभी राइट बॉर्डर से नहीं, ये ऑलवेज राइट बॉर्डर से जो स्टार्ट होगा और लेफ्ट बॉर्डर पर एंड होगा, इसीलिए इसको पोलर प्रोसेस बोलते हैं। और हम आपको बताए थे कि राइट बॉर्डर के नियर में आपको जो ओवर ड्राइव सीक्वेंस मिलता है, और ओवर ड्राइव सीक्वेंस क्या करता है, हेल्प करता है उसको ट्रांसफर में। और एक अनदर प्रोटीन होती है वर C1। वर C1 क्या करता है, बाइंड्स टू ओवर ड्राइव सीक्वेंस एंड स्टिमुलेट द ट्रांसफर प्रोसेस। और जो वर C1 जो होता है ये ओवर ड्राइव सीक्वेंस बाइंड करता है और उसको इफिशियंटली ट्रांसफर करने के लिए स्टिमुलेट करता है। फॉर द ट्रांसफर ऑफ tDNA कॉम्प्लेक्स एग्रोबैक्टीरियम टू मीफेज यूज टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। देखिए ये तो हम बता दें ट्रांसफर हो गया, लेकिन एक बैक्टीरिया, समझिए एक जो बैक्टीरिया है एक प्लांट सेल से कोई सिस्टम बनाएगा तभी ट्रांसफर होगा ना। तो यहाँ जो होता है इसी को हम टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम बोलते हैं। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम बैक्टीरिया प्लांट सेल के बीच बन जाता है, इसी के माध्यम से जो है डीएनए ट्रांसफर होगा। और अब बात आती है जो T4 सिस्टम, ये टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम किसके द्वारा बनता है, इसके लिए बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है वर B। ये क्या होता है इसके बारे में पहले देखिए। T4 सिक्रेटरी सिस्टम मेट, जिसको मेटिंग पेयर फार्मेशन भी बोलते हैं ऑपरेटर्स, और एक क्रिएट ए पोर आर चैनल लाइक स्ट्रक्चर। ये पोर आर चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बिटवीन द बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल, जिसके माध्यम से जो है tDNA डिलीवर होता है। तो डीएनए डिलीवर्ड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। और इसको बनाने के लिए 11 to 13 कोर प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है। जो वर B था, वर B का अभी तक कोई रोल नहीं आया था ना, तो यही वर B का जो 11 कॉपी होता है ये जो है यही बनाने में काम आते हैं। ये जो टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम और एक अनदर प्रोटीन वर D4। तो ध्यान में रखिएगा टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम बनाने के लिए वर B के सारे जीन्स और वर D4 ये मिल के जो टाइप 4 सिक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिसके माध्यम जो tDNA जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्लांट सेल में। अब प्लांट सेल में जब ट्रांसफ़र हो गया तो सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड में जाता है। डबल स्टैंडर्ड होने के बाद इंटर न्यूक्लियस में जाएगा। उसके बाद वो जाके वहाँ जो है प्लांट जीनोम से इंटीग्रेट कर दिया हो जाता है। इंटीग्रेट होने के बाद अब इसका जो भी पर्टिकुलर रोल है, आप जो भी टारगेट जो है जीन इंसर्ट किए हैं उसका जो है आपको फंक्शन देखने को मिल सकता है। एनी जीन्स पुट इनटू द tDNA रीजन ट्रांसफर टू द प्लांट जीनोम। आपको कोई भी जीन जो है ट्रांसफ़र करवाना, आप tDNA पे इंसर्ट करिए, tDNA अपने जाएगा, उसके साथ वो जीन भी चला जाएगा ट्रांसफ़र होकर प्लांट सेल में। जैसे देखिए यहाँ देखिए ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है इसका जो क्रोमोजोम है ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड से जैसे डीएनए निकला सिंगल स्टैंडर्ड बदला और फिर T4 सिक्रेटरी सिस्टम के द्वारा प्लांट सेल में इंटर किया। प्लांट सेल में इंटर करने के बाद ये जो है जाके प्लांट जीनोम से जो है इंटीग्रेट कर जाएगा।
सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द टीआई प्लाज्मिड। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक दो बार देखिएगा, इतने से आपके सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे जो भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हम उनके बारे में जो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।